हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ इम्तियाज़ अंसारी और आप जानते हो कि मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस दे रहा हूं। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपको पता है कि हमारा कौन सा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी चल रही है, जिसके अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को हमने स्टडी कर लिया है और आज हम लगभग इसको अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गुड्स और आपको फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स उसके पार्ट थे सब। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, डेप्रिशिएशन उसके बारे में। अब हमारा जो आज हमारे दो कॉन्सेप्ट है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है क्या, वेरिएबल। वेरिएबल वर्ड हिंदी में जिसको बोलते हैं चर, ये न्यू नहीं है आपके लिए, पुराना है। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था माइक्रो वेरिएबल्स, मैक्रो वेरिएबल्स, फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। वहाँ पर वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, माइक्रो वेरिएबल्स का मतलब द टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मैक्रो वेरिएबल्स का मतलब द टॉपिक ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स। तो माइक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, ये सब। और मैक्रो वेरिएबल्स क्या होते हैं जो मैक्रो में स्टडी करेंगे, जैसे नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी, बैंकिंग, ये सब मैक्रो के। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, यहाँ पर मैं स्टॉक दोबारा से लिखता हूँ और स्टॉक के आगे एक चीज़ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर एक लिखता हूँ जी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या लिखता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे दोबारा से मैं क्या करता हूँ, फ्लो लिखता हूँ और फ्लो के आगे यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखता हूँ, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे मैं दूसरा लिखता हूँ, ठीक है। अब देखिए बहुत इजी है डेफिनेशन तो, कि स्टॉक आर द वेरिएबल्स, स्टॉक आर दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिनको मेजर किया जाएगा ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एग्जैक्ट डेट पर। जैसे कि कैपिटल, जैसे कि कैपिटल। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी पार्टनर जब कभी भी अपनी कैपिटल के बारे में बात करेगा तो बताता है कि एज ऑन 31 मार्च 2020 या 2021 31 मार्च को मेरी कैपिटल इस डेट को 50 लाख, 55 करोड़, 6 करोड़ इतनी है, एग्जैक्टली डेट पर बताएगा, ठीक है। और बताता हूँ मैं एग्जाम्पल, तब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस और क्लियर होगा। पहले मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। फ्लो आर द वेरिएबल्स, दोज वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जिनको मेजर किया जाएगा अ पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, अब ये पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है एक ड्यूरेशन, मतलब पर डे पूरा दिन हो सकता है, पर वीक पूरा वीक हो सकता है, पर मंथ पूरा मंथ हो सकता है, पर ईयर ईयरली भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम के अंदर क्या होगा, इनका एक ड्यूरेशन होगा। और देखो वो ड्यूरेशन कैसा होगा, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल बहुत ईजी है, इनकम। क्या है इसका एग्जाम्पल, इनकम। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ या आपके स्कूल में भी आपसे पूछा जाता है कि भाई पेरेंट्स की इनकम कितनी है। जब कभी भी पेरेंट्स इनकम पूछा जाता है तो ब्रैकेट में लिखा होता है मंथली या फिर एनुअली। मतलब जब कभी भी वो आपसे आपके पेरेंट्स की इनकम पूछ रहे हैं तो या तो मंथली या फिर एनुअली। मंथ पूरा एक ड्यूरेशन होता है और ईयर भी पूरा क्या होता है, एक ड्यूरेशन होता है। एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर डेट पर इनकम को मेजर नहीं किया जाता। क्या कभी आपने सुना है कोई बंदा के 1 तारीख को मेरी इनकम इतनी है, 2 तारीख को मेरी इनकम इतनी है? नहीं, वो कहता है पर डे बता देगा आपको कि पर डे इतनी है, इस दिन इतनी होती है, ठीक है, या पर मंथ इतनी होती है, या पर ईयर इतनी होती है। जिनका ड्यूरेशन होगा वो फ्लो वेरिएबल है, जिनको पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करेंगे वो क्या है, वो कैपिटल है। और एग्जांपल देता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं आपको। बैंक डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, आपका बैंक में अकाउंट होगा, आपको पासबुक भी मिलती होगी। तो पासबुक जब मिलती है तो पासबुक के अंदर आप एंट्री भी करवाते होंगे। आप जाते हैं, आपने अमाउंट सबमिट कराया, आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट आया, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे आपके अकाउंट में, कुछ भी पेमेंट वेमेंट हुई, आप क्या करोगे, पासबुक लेकर जाओगे, एंट्री कराओगे। एंट्री जब हो जाती है तो आप उसके ऊपर उसको ध्यान से पढ़ना। एज ऑन पर्टिकुलर एक डेट लिखी होगी कि इस तारीख को आपके अकाउंट में इतने इतने रुपीस क्रेडिट। सीआर का मतलब क्या, क्रेडिट। खुश मत हो जाना कि करोड़, कहीं सोचो कि इतने करोड़ रुपए हैं। क्रेडिट मतलब जमा है, ठीक है ना। तो बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट है एग्जैक्ट ऑन ए डेट, एक डेट बता रहा है इस तारीख को इतने थे, इसको आपने इतने निकाले, इस तारीख को आपने इतने जमा कराए। एग्जैक्ट क्या है वो, बैंक डिपॉजिट, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और बताता हूं मैं आपको, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, एसेट्स, किसी भी इंसान की वेल्थ। अब जैसे हम कहते हैं इंडिया का जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है वो ये पर्सन है, नाम नहीं बता रहा है क्योंकि बदलते रहते हैं,
ठीक है ना। तो ये पर्सन है, टॉप 5 ये हैं, और इनकी आज की तारीख में इनकी जो एसेट्स है, इनकी जो संपत्ति है, इतने अरब, इतने मिलियन, इतने ट्रिलियन, जो भी वो बताते हैं ना आज की डेट में, एक पर्टिकुलर डेट पर। ऐसे नहीं बताते कि मंथली इतना, नहीं, एक पर्टिकुलर डेट। वेल्थ क्या होती है? धन संपत्ति, कि आज की तारीख में हमारे पास एक अपना घर है, 5 फ्लैट्स हैं, हमारे पास एक फार्म हाउस है, एक पर्टिकुलर डेट पर बताया जाता है। अब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जैसे इनकम का एक ड्यूरेशन होता है, इसी तरीके से इनकम के साथ साथ क्या हो जाता है? एक्सपेंडिचर। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में कितना खर्चा होता है, तो आप कैसे आंसर दोगे? या तो डेली बताओगे या मंथली बताओगे कि सर मंथली हमारे यहाँ खर्चा खाने पीने पर इतने 1000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर भी ऐसे नहीं होता कि एग्जैक्ट इस डेट पर एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर इतना, नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। इस दिन को, पूरे दिन में, पर डे। एक्चुअल में क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम वो होते हैं जिनके आगे पर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? पर ये वो वाले नहीं है, पर जो उड़ने वाले होते हैं। कहीं आप ये सोचो कि पर का मतलब है उड़ना, और फ्लो का मतलब भी क्या है? उड़ना। जिनके आगे पर लग जाता है वो क्या होते हैं? फ्लो होते हैं। समझ सकते हो? आपकी मर्जी है। क्या समझ सकते हो कि भाई फ्लो मतलब उड़ना, और पर, जिनके पर लग गए, मतलब जिस वेरिएबल के आगे पर लगाया जाता है। जैसे इनकम है तो पर मंथ, एक्सपेंडिचर है पर मंथ, सेविंग है आपकी, क्या है? सेविंग। जैसे इसको तो राउंड कर देता हूँ मैं, इसके अलावा जैसे आपकी सेविंग, अगर मैं आपसे पूछूं भाई आपने कितनी सेविंग की, तो आप बताओगे इस मंथ मैंने इतनी सेविंग की, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, जीडीपी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए देता हूँ। जीडीपी इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लो। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सोचो ना डेफिनेशन में क्या बोला, इन ए ईयर, एक साल में, फिर आ गया ना पर ईयर, ड्यूरेशन आ गया ना, तो जीडीपी भी हमारा क्या है? जीडीपी भी हमारा फ्लो है। तो फाइनल मिलाकर ये जो टॉपिक है ये 1 और 3 मार्क्स में आता है, इससे ऊपर नहीं आता है ये 12th के एग्जाम में, सीबीएसई में। अगर या तो कोई एग्जाम, या तो आपसे स्टॉक फ्लो की डेफिनेशन पूछ लेगा। डेफिनेशन बिल्कुल ईजी है। स्टॉक आर द वेरिएबल विच आर मेजर्ड ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो आर द वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस पूछे तो स्टॉक डू नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, इनका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, मतलब ड्यूरेशन नहीं होता, इनका ड्यूरेशन होता है फॉर एग्जांपल पर डे, पर ईयर, पर वीक, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या है? इनके एग्जांपल्स का दे दोगे। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई एग्जांपल दे देंगे और आपसे पूछेगा कि आइडेंटिफाई द स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, गिव रीजन। रीजन क्या है? जैसे जीडीपी है तो उसका रीजन क्या है? जीडीपी को हमने लिख दिया फ्लो, रीजन क्या है? रीजन ये लिखा कि रीजन क्या है उसकी डेफिनेशन, कि इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट हो जाता है ये वाला टॉपिक। एक प्रिकॉशन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जैसे आप कई बुक्स पढ़ते हैं तो आप कभी बुक में देखना इनके एग्जाम्पल क्या दिए हुए होते हैं। बुक में मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, मुझे हंसी आती है बहुत। क्या एग्जाम्पल पढ़ता हूँ? देखो, स्टॉक का एग्जाम्पल देते हैं, द वाटर इन द ओवरहेड टैंक, वाटर टैंक की मतलब छत पे जो टंकी रखी है ना उसके अंदर पानी। अब ठीक है, छत पे टंकी रखी है, उसके ऊपर पानी, कह रहे हैं रुका हुआ है पानी, एग्जैक्ट पता है इस टाइम कितना पानी है, तो स्टॉक है। फिर एग्जांपल देता है, द लीकेजेस फ्रॉम द ओवरहेड टैंक्स, लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, की जो छत पर टंकी रखी है उसमें पानी जो है वो लीकेज कर रहा है, तो बता रहा है पर मिनट इतना पानी लीकेज कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। या देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली मुंबई का डिस्टेंस है वो स्टॉक है, और उनके बीच की जो स्पीड है वो फ्लो है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, बुक में दे रखे, मैं ये नहीं कहता गलत है, मैं ये भी नहीं कहता बिल्कुल ठीक है, आप खुद समझदार हो, खुद आइडेंटिफाई करो। देखो कैसे बेटा, ये जो है ना सब, ये सब क्या है? ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बात चल रही है, और इकोनॉमिक वेरिएबल जो इकोनॉमिक्स की टर्म होती है, मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिए सारी इकोनॉमिक्स की टर्म है। अब ये बताओ, छत की टंकी पे पानी रखा है, ये कहाँ से इकोनॉमिक टर्म हो गई? पानी लीकेज कर रहा है, ये कहाँ से इकोनॉमिक टर्म हो गई? ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप बचो, एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, जितना मैंने कराया काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। दूसरा और इम्पॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होगी ये टर्म, बहुत बार यूज़ होगी ये टर्म, और न्यूमेरिकल में इसीलिए मैं इसको यहाँ पर सेपरेटली समझाता हूँ कि मार्केट प्राइस क्या है और फैक्टर कॉस्ट क्या है। आराम से समझाऊंगा धीरे धीरे, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए फैक्टर कॉस्ट, आपको पता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए वी नीड 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीन्योर। ठीक है ना, 11th में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं।
लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब ज़मीन, लेबर, वर्कर, कैपिटल मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग एंड पैसा, ठीक है, एंड मनी। एंटरप्रेन्योर द ओनर, जो रिस्क लेता है, जो बिजनेस को चलाता है। फैक्टर्स होते हैं। अब जब फैक्टर्स लगाएंगे तो उनके ओनर बदले में कुछ लेंगे, जैसे जिसने लैंड ज़मीन दी है तो वो कहेगा मुझे रेंट चाहिए, जिसने वर्कर्स ने काम किया है तो वो कहेगा मुझे वेजेस एंड सैलरी चाहिए, कैपिटल जिसने लगाई है उसे इंटरेस्ट चाहिए, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है ना। ये सबको मिला देंगे ना, ये फैक्टर कॉस्ट है। एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक मार्कर है, सपोज दैट इस मार्कर को बनाने में हमें 4 फैक्टर्स लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब लैंड वाले से हमने पूछा, हाँ भाई तुम मार्कर, लैंड वाला हमसे कहता है ठीक है मार्कर बनाओ, बाकी सबको यूज़ करके मुझे पर पेन 5 रुपीज़ क्या है आप रेंट दे देना। कितना दे देना? 5 रुपीज़ रेंट। ठीक है चलो मान लिया। लेबर वर्कर वो कहता है मैं मेहनत करूंगा तो मुझे कम से कम 6 रुपीज़ पर मार्कर चाहिए। कैपिटल वाला इंटरेस्ट कहता है कि मुझे 4 रुपीज़ दे देना, और एंटरप्रेन्योर कहता है कि मुझे 5 रुपये अपने प्रॉफिट के मिल जाएंगे, तो ठीक है। तो 5, 6, 4, 5, तो ये मार्कर जो है बनकर जब तैयार होगा इन 4 फैक्टर से, तो ये कितने का होगा? 20 रुपीज़ का। ये 20 रुपीज़ इज़ द फैक्टर्स कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट FC से डिनोट करेंगे। हिंदी में बोलते हैं साधन लागत, कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट FC। फैक्टर्स की कॉस्ट है ना ये 20 रुपीज़। और देखो ज़रा ध्यान देना यहाँ पर, अगर हमने 4 फैक्टर्स मिलाकर एक मार्कर कितने का बनाया? 20 का। और अगर हम इसको मार्केट में 20 का ही सेल कर देंगे ना तब भी ठीक है। क्यों? क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों ने जो मेहनत की थी उन सबको उनके बदले का रिवॉर्ड मिल गया, उनको उनका कंपनसेशन मिल गया, जो जितना चाहता था मिल गया। देखो अगर हम नॉर्मली किसी से पूछें कि एक मार्कर हमने 20 रुपीज़ में बनाया और 20 में सेल किया, क्या हमें प्रॉफिट हुआ? तो वो कहेगा नहीं हुआ, क्योंकि 20 में आपने बनाया, कॉस्ट भी 20 है, सेल भी 20 है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। ज़रा ध्यान से देखो, ये रेंट है, ये वेजेस एंड सैलरी है, ये इंटरेस्ट है, और ये 5 रुपीज़ क्या है? एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है। तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट हो रहा है, ऑलरेडी उसने अपनी कॉस्ट में उसको लगा रखा है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में याद रखना, प्रॉफिट इज़ द पार्ट ऑफ द फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। ये फैक्टर की कॉस्ट है। बट जब हम इस मार्कर को सेल करने आएंगे मार्केट में, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट हमसे ये कहेगी कि भाई जब तुम इस मार्कर को मार्केट में सेल करने आओगे तो हम इसके ऊपर 5 रुपीज़ का टैक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 5 रुपीज़ का टैक्स। और याद रखना दोस्तों, टैक्स होते हैं 2 तरीके के, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यहाँ पर गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वो क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने 20 रुपीज़ के अंदर, हमने 20 के अंदर मार्कर की फैक्टर कॉस्ट हमारी आ गई है, हमारी फैक्टर कॉस्ट आ गई FC। अब हमने इसके ऊपर, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्या लगाया? इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए। कितने रुपीज़ के? इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए ₹5। ठीक है जी, 5। अब अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अब ये मार्कर जो बिकेगा, मार्केट प्राइस, वो कितने में बिकेगा? वो बिकेगा आपका ये 25 में। FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस 25 में 5 लोगों का शेयर हो गया। वो 5 लोग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गई गवर्नमेंट जो टैक्स के फॉर्म में ले जाएगी 5 रुपये, और बाकी 4 फैक्टर्स हो गए। तो इसमें अब 25 में कितने का शेयर हो गया? 5 का शेयर। और 20 में कितने का? 4 का। 20 क्या है? फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट प्राइस 25 है, ठीक है ना। तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ा, ठीक है ना दोस्तों। फैक्टर्स सिर्फ अपने फैक्टर्स मार्केट में सेल किया, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें प्लस करना पड़ा। और मेरे बच्चों, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी मार्केट प्राइस पर है, अगर मान लो हमने क्या किया, हमने सीधे हमने इस मार्कर को मार्केट में 25 रुपीज़ में सेल किया, मतलब सेलर के पास, फर्म के पास कितने रुपए आते हैं? 25। लेकिन क्योंकि ये मार्केट प्राइस है तो इसमें तो गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाए होंगे वो तो अभी है ना, अभी तो इसमें से हमने डिडक्ट नहीं किए। ये तो वो अमाउंट है जो मार्केट से आया है, अभी तो हमने गवर्नमेंट को नहीं दिए ना। जैसे होता नहीं है नॉर्मली, पहले डीलर क्या होते हैं? सेल कर देते हैं, फिर उसका GST किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं ना। तो इसमें तो अभी टैक्स माइनस नहीं किए। तो अगर हम इस MP में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दें, कितने रुपए लगाए थे टैक्सेस हमारे? 5 रुपीज़। तो हमारे पास कितने बचेंगे? 20 रुपीज़। और ये 20 क्या हो जाएगी? उन फैक्टर्स की क्या हो जाएगी? फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। तो देखो क्या समझ में आया यहाँ से, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड कर दो, फैक्टर से मार्केट पर आ जाओगे।
मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऑलरेडी होते हैं, तो माइनस कर दो, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब और ध्यान से सुनो, यहाँ तो हमने एक मार्कर की बात की, एक सिंगल मार्कर की बात की, बट ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है और आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो एज ए होल बात करते हैं हम। यहाँ पर तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज है, और अगर गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाती है तो सब्सिडी भी देती है। क्या देती है? सब्सिडी, आर्थिक सहायता। गैस सिलेंडर 900 रुपीज़ का है, गवर्नमेंट अगर हमें 200 रुपीज़ की सब्सिडी देती है तो हमें कितने का मिलेगा? 900, 200 की सब्सिडी माइनस कर दो, 700 में हमको मिलेगा। ठीक है ना। सब्सिडी क्या कर रही है? सब्सिडी प्राइस कम कर रही है, सब्सिडी प्राइस को कम कर रही है। दिल्ली में हमारे इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी क्या कर रही है? जो हमारे बिल है उसको कम कर रही है, मार्केट प्राइस को कम करती है। और टैक्सेस क्या करते हैं? टैक्सेस जो है वो मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं। देखो दोनों अपोजिट है। और कैसे अपोजिट है सुन लो, टैक्सेस आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं तो गवर्नमेंट की क्या है? इनकम है, रिसीप्ट्स है। और सब्सिडी क्या है? सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। मैं सब्सिडी के पॉइंट को एक बड़े ध्यान से समझाता हूँ, एक अलग एग्जांपल लेकर। देखो गैस सिलेंडर की जो फैक्टर कॉस्ट है मार्केट में वो 900 रुपीज़ है। कितनी है? मान लीजिए 900। फैक्टर कॉस्ट कितनी है? 900। 4 फैक्टर्स ने डिसाइड किया कि हमें तो 900 पर सिलेंडर मिलने चाहिए। गवर्नमेंट को लगता है कि ये ज़्यादा है, टू हाई, और लोगों को कम पर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी दी। क्या दी? सब्सिडी। कितनी दी? 200। अब बताओ, गवर्नमेंट ने इसको सब्सिडी दी 200, अब ये मार्केट में हमें कितने का मिलेगा? ये हमें मार्केट में मिलेगा कितने का? 700। इसका मतलब 700 क्या आ गया? मार्केट प्राइस। क्या रिजल्ट निकला कि अगर एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है तो सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? माइनस। एफसी को, फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में तो सब्सिडी क्या करेंगे? माइनस। तो मार्केट प्राइस अब कम है। क्यों? क्योंकि सब्सिडी मिल रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस को बढ़ाते हैं तो सब्सिडी मार्केट प्राइस को घटाते हैं। अपोजिट है, इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट भी क्या होगा? अपोजिट होगा। और अगर हमारे पास मार्केट प्राइस है, देखो एफसी को एमपी पर कन्वर्ट किया तो सब्सिडी को माइनस करना पड़ा, और एमपी को जब हम एफसी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। एक तरफ समझ लो, दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा। तो टैक्स का मैंने वहाँ समझाया, सब्सिडी का यहाँ समझाया। अब दोनों को मिक्स करके समझाता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर दोनों ही आएंगे, टैक्स भी आएंगे और सब्सिडी भी आएंगे। अब मेरे बच्चों, मार्केट प्राइस जो मैंने आपको बताया कि मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी होते हैं। अगर अब देखो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एरो लगा देता हूँ, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, मतलब वी आर कन्वर्टिंग द मार्केट प्राइस इनटू द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मार्केट प्राइस में तो टैक्स होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो क्या करो? इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसके अंदर माइनस करो। मार्केट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो। एमपी को एफसी में बदलना है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है तो सब्सिडी क्या होगी? ऐड होगी। यहाँ भी समझाया था। तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? सब्सिडी आपका। इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस है तो सब्सिडी क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान रखो, मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी प्लस, और अपोजिट करना है तो अपोजिट कर दो कि एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस। एक साइड याद कर लो, दूसरी अपने आप हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इस वाले एग्जाम्पल को नोट कर देना, मैं यहाँ पर इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। अब अगर मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा इनडायरेक्ट टैक्स, और ये प्लस माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ये बचेगा मेरे पास। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये टैक्स हैं जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, सब्सिडी है जो गवर्नमेंट दी है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं पता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? NIT। अब एग्जाम में क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी दोनों सेपरेटली भी दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी दे सकता है, और हो सकता है कि दोनों में से कोई ना दे और उसकी जगह क्या दे दे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान से समझो, इनडायरेक्ट टैक्स आर ओनली द टैक्सेस इम्पोज बाय द गवर्नमेंट एंड सब्सिडी इज ओनली द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और NIT इज द डिफरेंस ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट एंड द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने जो टैक्स लगाए लोगों पर, उसमें से अगर हम सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है? NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हमारे पास अनदर आइडेंटिटी क्या बनेगी? अनदर आइडेंटिटी ये बनेगी, देखो भाई, MP तो ये है ना,
और माइनस का ये आ गया और उसमें से किसको माइनस कर दो, NIT को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, FC। तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी। लोग इसको फॉर्मूला कहते हैं, सूत्र की तरह याद कराते हैं, कोई फॉर्मूला सूत्र पुत्र नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना, आइडेंटिटी है। समझाइए पूरी, समझो। और इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो FC है, NIT उधर भेज दो, तो FC प्लस NIT, FC में NIT जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। ये दूसरी आइडेंटिटी बन गई। इन्हीं से तीसरी आइडेंटिटी भी बन जाएगी क्या, कि अगर हमें NIT निकालना है तो NIT इज द डिफरेंस ऑफ द मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये तीसरी आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। फॉर्मूले नहीं है, आइडेंटिटी है। समझना है कि मार्केट का मतलब क्या है, मार्केट से लेकर। सोचो ना यार, कोई चीज़ मार्केट से लेकर आ रहे हैं, आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, आप मैकडोनल्ड में गए, आप डोमिनोज़ में गए, आप कुछ भी ब्रांडेड चीज़ें आपने परचेज़ की, बिल के अकॉर्डिंग परचेज़ की, तो उन मार्केट प्राइस में टैक्स होगा ना। अब हमें फैक्टर्स की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें से टैक्स माइनस करो ना, और सब्सिडी उसका अपोजिट है तो उसको ऐड करो, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, NIT, तो इसका मतलब MP में से NIT गया FC, और बाकी ये दो आइडेंटिटीज़ बनती है। न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होंगे। देखो एक फाइनल बात मैं आपको बताकर ये क्लास ख़त्म करता हूँ। देखो कुछ स्टूडेंट्स पता है क्या सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कि मार्केट प्राइस इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, या इंक्लूड्स NIT, तो वो ये सोचते हैं कि जब कभी भी हमसे मार्केट प्राइस पूछी जाएगी तो हम इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे, NIT को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा कि मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मार्केट प्राइस पर ही हो, तो उसमें तो ऑलरेडी इंक्लूड है ना, हमें उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत से लोग सोचते हैं कि फैक्टर कॉस्ट में NIT माइनस होता है। हाँ ठीक है, माइनस होता है, लेकिन हर बार माइनस करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ हमें फैक्टर कॉस्ट पर ही गिवन हो, तो इसका मतलब उसमें ऑलरेडी NIT माइनस है तो माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको कन्वर्ट करना है ना, तब ये ऑपरेशन आपको फॉलो करने हैं, ठीक है ना। अगर MP को FC में कन्वर्ट करना है तो ये प्रोसेस अपनाओ, FC को MP में ये प्रोसेस। बाकी हम न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये रिलेटेड एग्रीगेट्स की हमारी क्लास खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेशनल इनकम का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हम कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स या बाकी थ्योरेटिकल अभी आगे क्लास में शुरू हो जाएगा, इनको पढ़ो ध्यान से, और नेक्स्ट क्लास जब भी आप लो तो पहले प्रीवियस क्लासेस को पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। और बुक में पढ़िए, एग्जाम्पल देखिए कुछ। अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर भी मैंने आपको बताया था 9810258448। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासेस लेते ही हैं मुझसे, तो वो तो करते ही रहते हैं और करते ही रहो, अच्छा भी लगता है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।